तो भैया क्लास 11th के ह्यूमैनिटीज के इस वीडियो सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस पूरे के पूरे सीरीज में हम आपके ह्यूमैनिटीज का सारा सब्जेक्ट उसके साथ साथ ऑप्शनल सब्जेक्ट को भी कवर करने वाले हैं। इस समय हम लोग पॉलिटिकल साइंस पे चर्चा कर रहे थे, जो कि सबसे पहला चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ हमारा चल रहा था, है ना। तो इसका एक पार्ट तो हम लोग देख लिए हैं और ये है इसका सेकेंड पार्ट। अगर पहला पार्ट नहीं देखें तो जा करके देख लीजिए, है ना। माहौल जब बना रहेगा तभी मजा भी आएगा पढ़ने में, ठीक है। तो इस वीडियो में बेसिकली चर्चा करने वाले हैं आगे की कहानी के बारे में, ये कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे, क्या क्या सारी चीजें हुई। तो आगे बढ़ने से पहले तो कॉपी और कलम उठा लीजिए भैया, कॉपी पेन उठा लीजिए, क्योंकि आपको साथ साथ यही सारी चीजें लिखना है, क्योंकि नोट्स तो हमारे ब्रह्मास्त्र होते हैं, आपको तो पता ही है ना। तो बस उठाइए कॉपी किताब और वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेकेंड पार्ट भैया, देखते हैं क्या होने वाला है कॉन्स्टिट्यूशन में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रुद्र प्रताप पांडे और पांडे क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। अब हम लोग अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो हम लोग देखो पहले बस कहानी समझते आए थे, फैक्ट समझते आए थे कि कॉन्स्टिट्यूशन में होता क्या है, कितने तारीख को बना, कौन बनाया, बस ये फैक्ट जानते थे। लेकिन आप सोचिए कि जब हमारे यहाँ जब यह ब्रिटिश लोग राज कर रहे थे, है ना, उन लोग ससुर लोग जब राज कर रहे थे हम लोगों पे, तो उसके बाद कैसे बदलाव होते क्या कि हमको एक कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ गई। बीच में कुछ तो कहानी है ना कि मतलब राज हो रहा था, फ्रीडम भी मिल गया, फिर कॉन्स्टिट्यूशन भी बन गया। तो ये पूरी एक कहानी है प्यारी सी। हम फैक्ट जान लेते हैं लेकिन हम कहानी को कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं। तो हम आज वो कहानी भी समझेंगे, फैक्ट भी समझेंगे और एकदम मतलब पकड़ लेंगे कि भैया आज़ादी से लेकर के ये कॉन्स्टिट्यूशन और जो हम लोग गुलामी कर रहे थे उसे लेकर के आज़ादी और कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर के बात पहुंची कैसे, है ना। ये सारी चीज़ों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। अब देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन नाम आदमी सोचा कैसे कि भैया हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन भी होना चाहिए, ऐसा करके कुछ होना चाहिए, है ना, कि कॉन्स्टिट्यूशन होगा, आज़ादी होगी, ये सारी चीज़ें। अब आपको तो ये पता है कि ब्रिटिश हम पे राज कर रहे थे। हमारे जितने भी भैया रेवोल्यूशनरी लोग थे सब अपना मतलब लगे हुए थे, मूवमेंट हम सारी चीज़ें देखे हुए हैं, है ना। मतलब बेसिक सा ये माहौल था कि एकदम फुल हम लोग एकदम कोशिश में है कि ब्रिटिश यहाँ से भाग जाए, सारी चीज़ें चल रही थी। वो दौर ही वही था, उस समय का जो दौर है आपको तो पता ही है। अगर आप लोगों ने भैया नेशनलिज्म इन इंडिया का हल्का सा नॉलेज होगा 10th का, तो आपको तो पता ही है कैसे गांधी जी आए थे साउथ अफ्रीका से। तो देखे यहाँ पर ऐसा ऐसा माहौल है, तो धीरे धीरे उन्होंने भैया स्टार्ट करा था हर चीज़, सत्याग्रह वगैरह हुआ। तो उसी समय का माहौल है, उसके बीच में डिमांड कैसे उठ करके आया कि कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। अब समय कौन सा है, 1934। हम लोग कहाँ चले गए, 1934 में चले गए। तो 1934 में इंडिया में भैया सबसे पहले किसी ने आवाज उठाई कि हमारे पास भी एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। वो कौन थे, एमएन रॉय जी थे। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, इंडिया में आवाज किसने उठाई भैया। शुरुआत तो कहीं ना कहीं से हुई होगी यार, पहल तो सबसे पहले कोई ना कोई किया ही होगा। तो सबसे पहले एमएन रॉय जी ने कहा कि यार हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। ऐसा साले बहुत नौटंकी कर रहे हैं, इनको हटाओ, हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन से चलेंगे। ऐसा दिमाग आया एमएन रॉय के पास। कौन थे भैया एमएन रॉय, कम्युनिस्ट पार्टी के फाउंडर थे। तो इन्होंने भैया पहल तो कर दी कि हाँ मतलब हो गया, आवाज उठ गया कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। तो भैया जो 1935 में हमारे पास तो कांग्रेस पार्टी थी, है ना, कांग्रेस पार्टी थी। तो वो बोली कि यार हम कैसे पीछे रहेंगे, हमको भी तो आवाज उठाना है कि हमें पास कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। तो इन्होंने भी 1935 में आवाज उठाया कि यार हमें भी कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। यानी कि कुल मिलाकर बात यह है कि 1934 और 1935 में आवाज उठ चुकी है, ब्रिटिश के कान में ये डाल दिया गया है कि अबे सुनो, अब तुम्हारा बहुत हो गया लिविर, अब हमको भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेंगे। ये पहुंच गया, मतलब डिमांड उठ गया। अब देखो यहाँ पर डर क्या था, ये सब तो साले ऐसे ही बहुचट थे, इन सब का पता नहीं दिमाग कैसा था, काम करता था। अब डर क्या हो गया कि हम सब इनसे कॉन्स्टिट्यूशन मांगे हैं, ये सब अपना ही से बना करके हमको कॉन्स्टिट्यूशन ना दे दें। मतलब जिससे होता नहीं है कि अगर हम लोग पैसा घर पे मांगे तो पैसा नहीं मिलता है। जो सामान चाहिए किस चीज़ के लिए चाहिए, अब तो भाई चाहिए तो होता है कुछ खाने पीने के लिए, कुछ खरीदने उड़ने के लिए, लेकिन अब तो कॉपी किताब का ही बहाना करके हम लोग खरीदते हैं। तो बोलेंगे पापा मम्मी कि नहीं चलो कौन सा कॉपी चाहिए बता दो, हम कॉपी ही लेते आते हैं। ऐसा होता है ना कुछ सिचुएशन। तो ठीक उसी तरह के भैया यहाँ तो डिमांड हुआ कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। तो वो सब एक अंदर से था कि उसे खुद कॉन्स्टिट्यूशन बना करके ना दे दें कि भैया वो लोग कुछ भी तरीके बना सकते हैं, अपने मर्जी से बना देंगे। तो ये डर था। तो लेकिन इसको हटाने के लिए भैया 1938 में जवाहरलाल नेहरू जी ने बोला कि अरे कॉन्स्टिट्यूशन तो ठीक है, लेकिन हमें खुद का एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लोगों के द्वारा ही बना होना चाहिए। 1938 में जवाहरलाल नेहरू जी ने एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिमांड किया
कि ये हमारे ही लोग होंगे और हम ही खुल करके बनाएंगे अपना कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए जी, सीन समझ गए? सीन समझ गए ना कि कॉन्स्टिट्यूशन का डिमांड कैसे हुआ। सब नॉर्मल चल रहा था, डिमांड यहां पर हो गया। अब जो ये सिचुएशन चल रहा था, भैया ब्रिटिश हमारी बात मानेगी क्यों ना। हम तो बहुत कुछ डिमांड कर रहे थे, हम तो बोले थे साले हमको आज़ाद कर दो, हमको परेशान मत करो, ये कर दो वो कर दो। सब सुनते कहाँ थे? बहिर्बाण थे, सब सुनते तो थे नहीं। लेकिन इस समय उनको सुनना पड़ेगा। क्यों सुनना पड़ेगा भैया? आओ देखते हैं। देखो, यहां तक तो डिमांड उठ गई कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए 1938 तक। अब जो है, चूंकि ये सब झगड़ालू थे, हर जगह झगड़ा, हर जगह उंगली करते थे सब। मतलब भैया जहां हर जगह उंगली करोगे तो उंगली तो टूटेगी ही, है ना। तो 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर चालू हो गया। क्या हुआ? 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर चालू हो गया। इन सब का हो रहा है लड़ाई। क्या हो रहा है? इन सब का हो रहा है लड़ाई। अब भैया किसी भी लड़ाई में आर्मी मरेगी, पैसा खत्म होगा, ये सब तो हम जानते हैं, है ना। कि भैया अगर लड़ाई हुई तो एक तो भैया फौज लगेगी, आर्मी लगेगी, सोल्जर्स मरेंगे, शहीद होंगे, उसके बाद पैसा अच्छा खासा लगेगा। तो ठीक उसी तरह सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश लोग भैया अपना उलझ गए लड़ाई में। क्या उलझ गए? लड़ाई में उलझ गए। उनके बहुत सारे सैनिक वहां पे मर रहे हैं, उनका पैसा खत्म हो रहा है, धीरे धीरे सिचुएशन उनका बहुत ही हालात जो है बिगड़ते जा रहे हैं। ऐसा ही आर्मी नुबड़ा, है ना, कुल ऐसे ही मर जा रहे हैं। प्रो प्लेयर तो सब थे नहीं, हेडशॉट लग जा रहा है, उन सबको खत्म हो जा रहे हैं, है ना। तो भैया आर्मी इनकी खत्म होने लगी और क्या हुई, पैसे से लोग कमजोर पड़ रहे थे। तो उस समय उन सबके पास दिमाग है, ये जान ही रहे हो कैसे सोचते हैं सब। तो उन सबके पास दिमाग गया कि अरे भैया हमारे आर्मी को काहे ले रहे हो, हमारे आर्मी को मत लो, इंडिया पे हमारा राज है ना, तो वहां से बंदे उठाओ, वो हमारे लिए लड़ेंगे। अच्छा जी, तो अब इसको हम लोग अप्लाई कैसे करें? तो देखो, यहां पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर का सिचुएशन हम लोग समझ लिए कि वो सब अपना सेकेंड वर्ल्ड वॉर में व्यस्त हैं, बेचारे लड़ रहे हैं, मर रहे हैं। अब जो है हमने तो कुछ डिमांड किया था, सिंपल सी बात है, अगर आपसे हमको कुछ काम करवाना है तो आप तो कुछ डिमांड करोगे तो हमको तो पूरा ही करना पड़ेगा ना भैया। ठीक उसी तरह 1940 में अगस्त ऑफर के तहत कांग्रेस का डिमांड एक्सेप्ट कर लिया गया। इसी के साथ साथ भैया 1942 में उनका एक अंदर से ये आने लगा कि यार एक ऑफर ऐसा करते हैं ना कि हम तुमको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दे देते हैं, हम तुमको तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन दे देते हैं बना करके, और हम उसके साथ साथ तुमको आज़ादी भी दे देते हैं। समझ रहे हो ना, हम तुमको आज़ादी भी दे देते हैं, लेकिन इसके बदले तुम हमारे लिए आकर के सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लड़ो। क्या लड़ो? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आकर के हमारे लिए लड़ो। देखो 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 देखो, अगस्त ऑफर हुआ, अच्छी बात है। उसके बाद क्रिप्स इंडिया मिशन आई, इंडिया में आई एक मिशन आई, और ये क्या कि भैया इन्होंने एक दावा रखा कि भैया हमारे लिए आप हमारे जंग में लड़िए, जिसके बदले हम आपको आपका कॉन्स्टिट्यूशन दे देंगे, जिसके बदले हम आपको आपकी आज़ादी दे देंगे। ठीक है, तो ये तो इन लोगों ने डिमांड कर दिया। तो गांधी जी क्या बोले कि है ससुरा, ये सब नौटंकी नहीं चलेगा, तुम सब खुद ही लड़ रहे हो, तुमको साथ दे देंगे तो उसके बाद तुम फिर राज करने वाले हो, तुम सब इतने सीधे तो हो नहीं, कितने अच्छे से बात बोल रहे हो तो मानोगे। तो गांधी जी ने साफ मना कर दिया कि ये देखो ऑफर नहीं चलेगा, हम तुमसे हमारा अपना देश का कॉन्स्टिट्यूशन भी लेंगे, अपने खुद बनाएंगे, आज़ादी भी लेंगे, और तुमको लात मार करके भगाएंगे भी भगाएंगे। पैनिक मत हुई, बस कहानी समझिए अच्छे से कि कॉन्स्टिट्यूशन को हमने स्टार्टिंग कहाँ से हुआ इसका, कि भैया नाम कहाँ से आया। तो हमने यहाँ पर डिमांड किया कि भैया हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, हमें हमारे खुद के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए जो कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन बना करके दे दे, है ना, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना करके दे दे। उसी बीच में क्या सीन हुआ कि वर्ल्ड वॉर चल रहा था, जिसमें ब्रिटिश की आर्मी मर रही थी, ब्रिटिश का पैसा खत्म हो रहा था धीरे धीरे, तो वहां पर ये सीन था। अच्छा जी, तो उसके बाद चूंकि ये लोग हल्का सा कमजोर पड़ रहे थे और इनको चाहिए थी मदद, किससे? इंडिया से, कि इंडिया अपने आर्मी को भेजे और वो हमारे लिए लड़े, मदद चाहिए थी। तो इन्होंने अपना एक अगस्त ऑफर करा कि चलो भैया ठीक है, हम कांग्रेस का डिमांड एक्सेप्ट कर लेते हैं, कांग्रेस का डिमांड एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन साथ ही साथ एक क्रिप्स इंडिया मिशन भेजा 1942 में, जिसका ये डिमांड था कि देखिए गांधी जी, हम आपको आपका फ्रीडम दे देंगे, हम आपको आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दे देंगे, मतलब फुल टू आज़ादी आपको दे देंगे, इसके बदले में आप हमारे साथ वर्ल्ड वॉर सेकेंड में जो कि हमारे मदद करिए, हमारी आर्मी वहाँ पर लड़ रही है तो आप हमारा हेल्प कर दीजिए, हम आपको दोबारा हेल्प कर देंगे। तो गांधी जी बोले अरे बचवा, हमको बेवकूफ़ ना बनाओ, तुम्हारा मदद कर देंगे और साले फिर तुम आकर हम ही को छुरा घोपोगे। ठीक है, तो देखो इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट कर दिया, और क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट करने के साथ साथ पूरा एकदम जोशो एकदम भैया एकदम फुल टू एकदम हो गया,
फुल टू एकदम आप आदमी मूवमेंट में हो गया। और साथ साथ सिचुएशन क्या है कि इंग्लैंड जो है आपका धीरे धीरे कमजोर हो रहा था। क्या हो रहा था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भैया ब्रिटिश लोग कमजोर हो रहे थे। अब देखो कमजोर कैसे हो रहे हैं, आर्मी से भी कमजोर हो रहे हैं, पैसों से भी कमजोर हो रहे हैं, ना ही उनके पास खजाना है। तो वो लोग ऐसे कमजोर होते जा रहे हैं। और साथ साथ क्या हो रहा है कि देखो कहीं भी किसी को राज करना होगा, कहीं भी किसी को राज करना होगा तो उसके पास पैसा और पावर होना चाहिए। भाई किसी को, आप ही को अगर दूसरे पे राज करना है तो आपके पास या तो शक्ति होनी चाहिए या पैसा होना चाहिए। तो ये दोनों चीज ब्रिटिश की धीरे धीरे खत्म हो रही थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। तो वो एक तरीके से इस हालातों में नहीं था कि वो इंडिया पर राज कर सके। देखो नो मनी, एक तो भैया पैसा खत्म हो रहा है, लेस ट्रेजरी खजाना खत्म हो रहा है, और आर्मी भी धीरे धीरे खत्म हो रही है। तो उनकी अब औकात नहीं रह गई थी कि इंडिया पे राज कर सकें। हम लोग इधर से परेशान किए जा रहे हैं, इधर से मूवमेंट में मूवमेंट हो रहा है, तो उनकी भाई एकदम हालत खराब थी। तो अब क्या हुआ, फाइनली 1946 मई में एक मिशन आती है जिसका नाम है कैबिनेट मिशन। कौन आता है भैया? एक मिशन आती है कैबिनेट मिशन, जिसमें 3 लोग मेन क्रिप्स, लोरेन, अलेक्जेंडर। कौन कौन? क्रिप्स, लोरेन, अलेक्जेंडर। कौन सी मिशन आती है भैया? कैबिनेट मिशन प्लान आता है जिसके अंदर 3 लोग क्रिप्स, लोरेन, अलेक्जेंडर ये आते हैं और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनवाते हैं। यानी कि यहां से हम लोग ये देख लिए कि यार हमने आवाज उठाई और कितने समय बाद जाकर के प्रोसेस चालू हुआ। हमने आवाज उठाई 1934 में, और ये सब प्रोसेस होते चला, ब्रिटिश कमजोर पड़ते चली, हम यहां से आवाज उठाए चले, और 1946 मई में जाकर के फाइनली एक मिशन आता है जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए आता है। तो यहां तक तो हमारा कहानी समझ गए। कहानी समझे ना? कहानी समझे कि नहीं? आज़ादी से लेकर के कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सब बनाने के लिए एक्सेप्ट किए। उस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत वो लोग का एकदम हालत खराब हो गया था यार, एकदम मतलब पैसा ना आर्मी सब खत्म। तो ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है। हम लोग सब लोग जानते हैं 389 मेंबर्स हुआ करते थे। क्यों? कहें इतनी बड़ी आबादी है तो 500 नहीं हो सकते थे, 1000 नहीं हो सकते थे, क्यों 389 ही क्यों? तो देखो यार बड़ा सिंपल सा फंडा है। उस समय की आबादी के हिसाब से एक मेंबर 1 मिलियन पे चूज किया गया था कि 1 मिलियन लोगों पे एक मेंबर होगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। यानी कि 389 मिलियन के अप्रॉक्स पॉपुलेशन थी और 389 मेंबर्स को चूज किया गया था अलग अलग जगहों से। अब देखो इसमें क्या है, हम यहां पे 2 चीजें, फैक्ट की बात हो गई कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो हमारी बन गई, 389 मेंबर्स वहां पर हैं। अच्छा जी, और कैसे 1 मिलियन पे एक लोग? सिंपल सी बात है, कोई तो है नहीं, है ना? अच्छा जी, अब इसके अंदर कैसे हैं? तो 296 तो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, 296 तो इलेक्टेड मेंबर्स हैं अलग अलग पार्टी के, अच्छा जी। और उसके बाद 93 जो है ना नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं। कौन से? नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं। अच्छा अब देखो यहां पर तो ये कहानी हम लोग समझ गए कि बेसिकली पता तो ये चल गया था कि अब ब्रिटिश का राज नहीं चलने वाला, ब्रिटिश तो अपना टाइम फिक्स हो गई थी। तो राजा लोग जो थे, पहले तो इंडिया पे राजा का शासन चलता था, तुमको तो पता ही है। फिर ब्रिटिश आई तो राजा लोगों को भैया लिमिटेड में कर दी, है ना? तो राजा लोग बड़ी खुश हुए कि अरे यार ब्रिटिशवा तो भाग गए, अब अपनी बारी, अपना टाइम आ गया है, अब फिर से हम लोगों का राज चलेगा। राजा लोगों के मन में वो गलगप्पा फूट रहा है, एकदम लड्डू फूटता ना, हाँ लड्डू फूट रहा है एकदम, ठीक है। तो यार एकदम वो लोग खुश कि हो ब्रिटिश तो गए, फिर से हमारा राज चलेगा। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाले लोगों ने समझा दिया कि भैया देखो तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, एक या तो तुम फिर से प्लानिंग करो कि हम राज करेंगे तो तुमको हम लोग मार मूर के यहीं पर निपटा देंगे, और दूसरा कि भैया तुमको हमारे साथ आना पड़ेगा, हमें ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो बेसिकली इनके पास 2 ऑप्शन दिया गया, या तो तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो तुम हमारे साथ ज्वाइन कर लो, हमारे साथ ज्वाइन कर लोगे तो रहोगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रहोगे, और दूसरा उनके साथ रहो तो उनके साथ रहोगे तो यहीं पे सुला दिए जाओगे, सुने ही हो तुम, है ना? तो बस यही था प्लान उनके सामने कि भैया 2 ऑप्शन है, हमारे साथ आ जाओ या अगेंस्ट में रहो, अगेंस्ट में रहोगे तो खत्म कर दिया जाएंगे। तो ये लोग बोले कह रहे यार चलो आ ही जाते हैं साथ में। तो वो 93 लोग कहीं कहीं से भैया नॉमिनेट किए गए थे कि चलिए आप लोगों को भी राज रजवाड़े जो भी कह लो, वहां से लोगों को नॉमिनेट कर लिया गया था। तो हमारे पास कहानी 389 मेंबर्स की, 296 इलेक्टेड
और 93 नॉमिनेटेड, 1 मिलियन में 1 मेंबर को हम लोग चूज किए थे। कहानी क्लियर हो गई? कंस्टिट्यूएंट असेंबली में कौन कौन है, क्लियर हो गया? फिर से 389 टोटल मेंबर्स, 296 इलेक्टेड और 93 क्या है भैया, नॉमिनेटेड, 1 मिलियन में 1 मेंबर। चलिए जी, तो कंस्टिट्यूएंट असेंबली बन गई, इन लोगों का टाइप हम लोग कर दिए। अब क्या होगा, अब प्लानिंग होगी कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली मिल करके अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की तैयारी करेगी। तो सबसे पहली मीटिंग होती है भैया, मीटिंग तो होगी ही, मीटिंग नहीं होगी तो बनेगा कैसे? तो सबसे पहले मीटिंग होती है 9 दिसंबर 1946 को, जिस दिन ये चूज किया जाता है कि कौन क्या क्या रहेगा, जैसे चेयरमैन कौन रहेगा, तमाम तरीके की चीजें। तो अब तुम बताओ हमको नॉर्मल सी बात, उस समय तो कोई कॉन्स्टिट्यूशन था नहीं। आज के समय में हमको कोई भी इलेक्शन करवाना हो तो हम फटाक से देख लेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीजें दी हुई हैं, तो उसके हिसाब से हम तो इलेक्शन करवा लेंगे। लेकिन उस समय तो भैया कॉन्स्टिट्यूशन था नहीं कि वो लोग डिसाइड करें कि साला चेयरमैन होगा तो होगा कौन, कोई मतलब फैक्ट ही नहीं था। तो इसलिए उन लोगों ने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन का सहारा लिया। किसका सहारा लिया? फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन का सहारा लिया, ये डिसाइड करने के लिए कि यार चेयरमैन बनेगा कैसे। अगर ऐसा सीन है, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन में ये दिया हुआ था कि अगर ऐसा सीन बना हुआ है तो उस समय का चेयरमैन, उस समय का जो लीडर रहेगा, वो सबसे सीनियर मेंबर को बना दो। ये किसने दिया हुआ था? फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ था। हमारे भैया लोग, उस समय कोई कॉन्स्टिट्यूशन था नहीं, तो फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन का अडॉप्ट करके वो लोग टेम्पररी इस व्यवस्था को कर लेते हैं। तो सबसे पहले सीनियर मोस्ट मेंबर कौन थे? हमारे सचिनानंद सिन्हा जी थे। तो इनको जो है सीनियर मोस्ट मेंबर थे ये, तो इनको फर्स्ट चेयरमैन घोषित कर दिया गया। हालांकि ये टेम्पररी थे। क्या थे? टेम्पररी थे। ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चेयरमैन ले लिया गया। ठीक है, कहानी समझ में आ रही है? कंस्टिट्यूएंट असेंबली बन गई, चेयरमैन डिसाइड हो गए हैं, कौन क्या क्या है ये डिसाइड हो गया है। अब क्या होगा? अब देखो 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पेश किया। क्या होता है ये एक तरीके का नक्शा समझ लो, ब्लूप्रिंट समझ लो, नक्शा समझ लो कि चीजें कैसे होने वाली हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होने वाला है। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी ने एक ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन पेश किया, एक तरीके का नक्शा पेश किया जैसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होने वाला है। काम चल रहा है, वर्क इज इन प्रोग्रेस भैया, प्रोसेस प्रोग्रेस जो भी कह लो। तो अब देखो क्या होता है कि हमारी कहानी असेंबली बन गई, डिसाइड हो गया कैसे बनेगा। नेहरू जी ने ये भी बता दिया कि देखो भैया एक तो कुछ तो नक्शा दे दिया, लेकिन इसी बीच में कुछ लोगों को चनूने काट रहे थे। अब क्या हुआ कि भैया धीरे धीरे 3 जून 1947 को आते आते ये हो गया कि पाकिस्तान इंडिया से अब अलग होगा। क्या होगा? पाकिस्तान इंडिया से अब अलग होगा। सीन समझ रहे हो ना, देख रहे हो ना, कहां से हम लोग उठाए, असेंबली बना दिए, चलो भैया हर चीज रेडी हो गया कि अब ऐसे बनने वाला है। लेकिन कुछ लोगों को जान ही रहे हो, है ना, कीड़ी काट रही थी। तो हुआ क्या? 3 जून 1947 को जून 3 प्लान भी इसे कहते हैं, माउंटबेटन प्लान भी इसे कहते हैं। इसके तहत 3 जून 1947 को ये हो गया कि भैया इंडिया से पाकिस्तान जो है वो अलग होगा। समझ रहे हो? इंडिया से पाकिस्तान अलग होगा। चलो अच्छा जी, कब हुआ? 3 जून 1947 को जून 3 प्लान, माउंटबेटन प्लान भी से हम कहते हैं, जिसके तहत इंडिया और पाकिस्तान का डिवीजन होना था और 1947 की एक घटना थी। तो अब सिंपल सी बात है, हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो बन गया था, हमने तय भी कर लिया था कैसे कैसे चीजें होने वाली हैं, चेयरमैन डिसाइड कर लिया था। लेकिन भैया जब 3 जून को पार्टीशन ही हो गया कि भैया पाकिस्तान उधर, इंडिया इधर, भैया कुछ काट रहा होगा, अब क्या कर सकते हैं, हम तो उसमें कुछ कर नहीं सकते, जो जहाँ जिसको जाना है वो जाएगा ही। तो उसमें से हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में से ये रखा गया कि भैया कौन कौन पाकिस्तान जाएगा, जिसको पाकिस्तान जाना है वो इधर निकल लो, जिसको हिंदुस्तान रहना है वो वहां पर रहो। तो भैया कुछ लोग थे जिनको हुआ कि नहीं यार हम तो पाकिस्तान जाएंगे। तो उसमें से 389 में से कितने लोग गए? 389 में से 90 लोगों को पाकिस्तान बहुत अच्छा लगा। कितने लोगों को? 90 लोगों को पाकिस्तान बहुत प्यारा लगा। वो लोग निकल लिए पाकिस्तान कि चलो हम तो चले, बाय बाय टाटा, खत्म, है ना। तो 389 में से 90 लोग चले गए पाकिस्तान। तो हमारे क्या कितने बचे? 299 हमारे क्या मेंबर्स बचे। तो अब जो है जिसको जाना है वो जाए,
जिसको जाना है वो जाए। हमारे क्या बचे कितने, 90 लोग भाग गए, बचे कितने 299 मेंबर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बचे। तो अब क्या होगा, जिसको जाना है वो गया, अब हम अपना काम करेंगे ना यार, बड़ा में जाए है ना, जो गया सो गया, अब हम अपना काम करेंगे। तो हमारा काम किस तरीके से होगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अब जो है 3 ड्राफ्ट्स रिप्रेजेंट किए, 3 तरीके का रफ तरीका कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कुछ ऐसा है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कुछ ऐसा रहेगा। तो 3 ड्राफ्ट प्रेजेंट किए गए, एक तो 4 नवंबर 1948 को, दूसरा 15 नवंबर 1948 को, और तीसरा 14 नवंबर एक साल बाद 14 नवंबर 1949 को क्या किया गया भैया, हमारा जो प्रेजेंट किया गया उस समय बन करके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हो गया। समझ रहे हो ना, सीन समझ गए ना भैया। पार्टीशन हुआ अलग अलग, ठीक है, टाटा बाय बाय हो गया, 90 लोग चले गए पाकिस्तान, हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बचे 299 लोग। तो भैया कुछ कर तो नहीं सकते, अब अपना काम करते हैं। तो सब लोग लगे काम में, 3 ड्राफ्ट बना करके प्रेजेंट किया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। ड्राफ्ट मतलब एक रफ तरीका समझ लो कि ऐसे हमारा कुछ तो होने वाला है, ऐसे हमारा कुछ तो कॉन्स्टिट्यूशन होने वाला है। 3 चीज प्रेजेंट करी गई, एक तो 4 नवंबर को, दूसरा 15 नवंबर को, और फाइनली 14 नवंबर को 1949 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन करके रेडी हो गया। क्या भैया, बन करके रेडी हो गया। अब आपको कहानी समझ में आई, बताओ मेरे साथ बताओ। अब आप तुम जहां बैठे हो वहां पे चिल्ला चिल्ला के बोलो कि बना कैसे कॉन्स्टिट्यूशन, हम आपसे पूछ रहे हैं बताओ कैसे बना कॉन्स्टिट्यूशन। तो फटाफट से तुम बोलोगे कि देखो 1934 में पहला आइडिया आया एम एन रॉय के पास कि हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। ठीक अगले साल 1935 में कांग्रेस ने भी डिमांड किया कि हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। लेकिन सीन कुछ इस तरीके का हो गया, इन लोगों के अंदर डर था कि इन ससुरों से हम बोले कि कॉन्स्टिट्यूशन दो तो ये खुद बना करके हमें ना दे दें, तो भैया खुद बनाएंगे तो वो अपने मर्जी से बनाएंगे, लेकिन हमको ऐसा चाहिए था नहीं, हमको खुद का कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए था। तो 1938 में नेहरू जी ने बोला कि हमें हमारा इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली चाहिए, जो कि हमारे खुद का इंडिपेंडेंट हो, हम अपने से अपना चीज डिसाइड कर सकेंगे। अच्छा जी, ये सीन हम समझ गए, लेकिन बीच में चल रहा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ, ब्रिटिश हो गई खोखली अंदर से, आर्मी खत्म हो रही है, पैसा खत्म हो रहा है, खजाना खत्म हो रहा है, लड़ रहे हैं भैया, काट रहा है उनको कुछ, तो लड़ रहे हैं तो मर रहे हैं, आर्मी खत्म हो रही है, पैसा खत्म हो रहा है। तो फाइनली उन लोगों ने अगस्त ऑफर में एक्सेप्ट किया कांग्रेस के इस डिमांड को, और साथ साथ में क्रिप्स इंडिया मिशन के साथ 1942 में यह बताया कि चलो भैया हम तुम्हारी बात मानने को तैयार हैं, साथ साथ तुमको हम फ्रीडम भी दे देंगे, कॉन्स्टिट्यूशन भी दे देंगे, आज़ादी कर देंगे तुम्हारी, बस हमको हमारे लड़ाई में मदद कर दो, हमको हमारे लड़ाई में मदद कर दो, आर्मी से भैया मदद कर दो, हम तुमको आज़ादी दे देंगे। लेकिन गांधी जी बोले अरे भाग ससुरा, तुमको हम मदद नहीं करेंगे, बल्कि इसी समय है तो तुमको हम लात मार करके इंडिया से भी भगाएंगे। तो क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ। कहानी ये थी दोस्तों कि इंग्लैंड भैया जो ब्रिटिश है कुछ कमजोर पड़ रही थी, कहीं भी राज करने के लिए, किसी भी जगह राज करना हो तो आपके पास 2 चीज होनी चाहिए, एक तो पैसा और एक तो बल। एक तो पैसा एक तो बल, ये 2 चीज होगी तो आप कहीं भी राज कर सकते हैं, मस्त जी सकते हैं। तो ये दोनों चीज इसके पास खत्म हो रही थी, तो इस कंडीशन में नहीं था कि वो राज कर सके। तो भैया फाइनली कमर टूट गई इनकी, और 1946 में कैबिनेट मिशन आया, जो कि कौन कौन था, ये 3 नाम, क्रिप्स, लोरेन, अलेक्जेंडर, ये लोग आए, बोले कि चलो भैया आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना करके देते हैं। फाइनली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर्म हुआ। 1 मिलियन लोगों में से 10 लाख लोगों में से एक बंदे को चूज किया गया मेंबर्स में। 389 मेंबर्स टोटल बने, 296 इलेक्टेड थे, 93 नॉमिनेटेड थे, और तो और भैया, तो भैया मतलब कहानी पूरा यहाँ पर सेटल डाउन हो गया। पहली मीटिंग हुई 9 दिसंबर 1946 को, जहां पर चेयरमैन चूज करना था। तो हम फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो सबसे ओल्डेस्ट, जो सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर है, हम उसको चूज कर देंगे, हम उसको बना देंगे। तो उसके हिसाब से टेम्पररी तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया। लेकिन ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को परमानेंट भैया चेयरमैन बना दिया गया। ठीक 30 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन नेहरू जी ने पेश किया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कुछ इस तरीके का होगा। लेकिन कुछ लोगों को कीड़ी काट रहा था, वो लोग भैया इंडिया से अलग होना चाहते थे, पाकिस्तान में जाना चाहते थे। जून 3 प्लान, माउंटबेटन प्लान भी से कहते हैं। 3 जून 1947 को ये हो गया कि अब पाकिस्तान भारत से अलग होगा, पाकिस्तान जाएगा तो जाओ। तो इसमें से भैया ये लोग का पार्टीशन हुआ। 90 लोग 389 में से उनको पाकिस्तान अच्छा लग रहा था, पाकिस्तान चले गए। पाकिस्तान जाने के बाद हमारे यहाँ बचे 299 लोग।
बच गए, जो गया सो गया, अपना काम चालू रखेंगे। 3 ड्राफ्ट उन लोगों ने बनाया कॉन्स्टिट्यूशन का, 4 नवंबर 1948 को एक, 15 नवंबर 1948 को दूसरा, फाइनली रेडी हो गया 14 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन करके रेडी हो गया। तो भैया बोलो तारा। कुल मिला के कहानी समझ गए ना, आवाज उठाने से लेकर के बन करके तैयार हो गया। जब बन करके तैयार हो गया तो अब क्या देखोगे, बताओ, तुम ही बताओ क्या देखोगे। अब कॉन्स्टिट्यूशन तो बन गया हमारा एक तरीके से, तो अब हम ये देखेंगे कि बनने के बाद कैसे इंप्लाई हुआ, बनने के बाद कैसे इंप्लाई हुआ, ये वाली कहानी भी इसके बाद देख लेते हैं। याद रखना, बार बार बोल रहा हूं, आवाज उठी और बन गया कॉन्स्टिट्यूशन, आवाज उठी और कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये चर्चा तो हमने देख ली। अब फटाफट से देखते हैं कि भैया इंप्लाई कैसे हुआ, ये वाली भी कहानी समझ लेते हैं। कहानी समझ में आई कि नहीं, कमेंट में एक बार बता देना। चलिए भैया, तो अभी तक तो आप लोग को पता चल गया यार कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बन गया, बन के तो अब हो गया रेडी। आपको तो पता ही है, कहानी तो आप समझ ही गए कहां से स्टार्टिंग हुई और अभी तक बन करके रेडी हो गया। अब हम लोग आगे चर्चा करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन भैया फोर्स में कैसे आया, इन्फोर्सेबल कैसे हुआ, पावर में कैसे आया, सारी चीजों के ऊपर कहानी अब शुरू करते हैं। चलिए चर्चा अपनी कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो आइए फटाफट से 14 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन करके रेडी हो चुका था। पकड़ लिए बात को, चलिए नोट करते चलिएगा, नोट करते चलिएगा भैया, ये बहुत आगे तक काम देने वाला है आप लोगों को, है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। 26 नवंबर 1949 को हम लोग इसे एडॉप्ट करते हैं। रेडी कब हुआ? 1949 14 नवंबर को, लेकिन हम लोग एडॉप्ट कब करते हैं? 26 नवंबर 1949 को। तो यार ऐसा क्यों कि 14 नवंबर को जब रेडी हो गया तो उसी दिन क्यों नहीं एडॉप्ट कर लिए, बताओ, है ना भैया। क्वेश्चन उठता है ना कि 14 नवंबर को जब बन करके रेडी हो गया तो 26 नवंबर तक का वेट क्यों किया आदमी। तो इसके पीछे एक बहुत ही सिंपल सी मान्यता है। हम लोग देखो यार, थोड़ा सा भावनाओं को मानते हैं, तारीखों को मानते हैं, शुभ दिन मानते हैं, कौन सा दिन अच्छा होगा हमारे लिए, शुभ कौन सा समय होगा हमारे लिए, ये सब सारी चीज़ों की मानवता हमारे अंदर है। तो जो 26 नवंबर के दिन ना, सबसे पहले पूर्ण स्वराज की डिमांड जवाहरलाल नेहरू जी ने करी थी। 26 तारीख के दिन ये पूर्ण स्वराज का डेट है, इसी के दिन हम लोगों ने भैया पूर्ण स्वराज को डिमांड किया था। जवाहरलाल नेहरू जी ने सेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की थी, तो इसीलिए 26 तारीख को हम लोग क्या मानते हैं, थोड़ा सा शुभ मानते हैं। तो इसी तारीख को इसी वजह से इसको चूज किया गया कि चलो यार 26 तारीख आ रही है, पूर्ण स्वराज में हमारे 26 तारीख को डिमांड किया गया था, तो इसी दिन हम लोग जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फाइनली एडॉप्ट करेंगे। तो आइए, तारीख 26 नवंबर 1949 को इसी दिन पूर्ण स्वराज हुआ था। तो इसी दिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने फाइनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट किया, फाइनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट किया भैया। उसके बाद जो 24 जनवरी 1950 को हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की लास्ट मीटिंग हुई, जिस मीटिंग में तमाम तरीके की पोस्ट आदमी ने डिसाइड करा, और उस दिन हमारे प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चूज किया गया कि हमारे प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी होंगे। ठीक है, निसंकोच समय याद रखिएगा। 14 नवंबर को रेडी, 26 नवंबर को अडॉप्ट किया गया, 24 जनवरी 1950 को लास्ट मीटिंग बैठी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, इसी दिन सारा चीज को हम लोग तय करते हैं, और फाइनली 26 जनवरी 1950 को जाकर के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को भैया इन्फोर्सेबल करा जाता है। कब करा जाता है? 26 जनवरी। इसी को हम लोग भैया अपना रिपब्लिक डे मनाते हैं 26 जनवरी को, किस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को हमने इन्फोर्सेबल किया था। कहानी समझ गया कि नहीं बताइए। स्टार्टिंग हुई थी, पहल हुआ था, मैं बार बार आपको कह रहा हूं क्योंकि यही आदमी थोड़ा सा ध्यान में नहीं रखता है। फैक्ट हम समझ लेते हैं, कहानी नहीं समझते हैं। तो भैया यही तो बात है ना, कैसे पहल हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, कैसे सारा तमाम चीज हुआ, उसके बाद इस दिन रेडी हुआ, इस दिन हम लोग एडॉप्ट किए। तो क्यों किए? क्योंकि पूर्ण स्वराज का दिन था। उसके बाद 24 जनवरी को 1950 में जाकर के लास्ट मीटिंग रखी गई असेंबली की, जिसमें सारा चीज का डिसीजन हुआ कि कौन क्या रहेगा, क्या रहेगा। तो उस दिन प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को नियुक्त चूज किया गया। उसके बाद 26 जनवरी फाइनली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू, कॉन्स्टिट्यूशन लागू। तो भैया ये तो होगी आपकी पूरी कहानी कि कहां से हमने डिमांड करा और यहां पर आके कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया। ठीक है, तो कहानी तो आपको समझ गए भैया, हाउ वाज द कॉन्स्टिट्यूशन मेड वाला, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाला किस्सा तो आप समझ गए। अब हम लोग अक्सर सुनते आए हैं BR अम्बेडकर जी के बारे में कि इनका बहुत बड़ा हाथ था, बहुत बड़ा योगदान था, हम इनको फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं?
ऐसा क्यों कहते हैं? तो देखिए, इन्होंने ही भैया रूल्स और रेगुलेशंस किसके सपोर्ट में? आर्टिकल के सपोर्ट में लिखे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। अभी तो नहीं, अगर आप किसी एग्जाम का तैयारी करेंगे ना तो वहां पर आप आर्टिकल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आप सारे आर्टिकल पढ़ेंगे, पूरी पॉलिटी जब आप पढ़ेंगे तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने में बड़ा मजा आएगा। कसम से बता रहे यार, दिल एकदम गार्डन हो जाएगा जब आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। तो तैयारी तो हम अपने सेकंड वाले चैनल पे करेंगे। हालांकि देखिए अभी उस पर हम लोग वीडियो नहीं डाल रहे हैं, ठीक है, एकदम बंद पड़ा एक तरीके से। अब इधर गांव कॉमर्स भी देखना है, ह्यूमैनिटीज भी देखना है, लेट हो जाता है, थोड़ा सा दिक्कत हो ही जाता है, आप समझ ही रहे हैं, है ना। तो उसको अभी हम लोग बंद किए हैं। लेकिन जैसे ही यहाँ पे आधा कोर्स हम लोग करवा लेंगे ना, अपनी तैयारी आगे की तैयारी पांडे क्लासेस लॉ के चैनल पे होगी भैया। बहुत बड़ा एम है उसका, आप लोग चेकआउट करके बस ध्यान में रखिएगा। सब्सक्राइब करिए ना करिए, बस याद रखिएगा कि हाँ, एक ये भी चैनल है जहाँ पर ये सारी तैयारी होगी। तो वहाँ पर ही हम लोग फिलहाल तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वहाँ पे प्लेलिस्ट बनाई है ना, तो वहाँ पर भी ये सारी चीज़ें चर्चा करेंगे। ये बहुत ही अहम रोल निभाता है, आर्टिकल्स वगैरह ना, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जान है। वही सारी चीज़ों को तो हम पढ़ेंगे। तो उसी में के आर्टिकल्स के सपोर्ट में अंबेडकर जी ने बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन बनाए। वो सारे रूल्स और रेगुलेशन हम आगे चल के सब पढ़ेंगे। तो उन्हीं के सपोर्ट में, यानी कि बॉडी बन गई, उसमें जान डालने का काम अंबेडकर जी ने किया था। कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, कॉन्स्टिट्यूशन में जान डालने का काम, समझ रहे हो ना, वो काम किया था अंबेडकर जी ने। इसीलिए हम इनको फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। और ये ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी थे। क्या थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के अंबेडकर जी चेयरमैन ही थे। अब हम लोग कुछ फैक्ट पे बात कर लेते हैं। ये तो हो गई भैया कहानी, ये क्या हो गई? ये तो हो गई कहानी। अब हम लोग थोड़ा सा फैक्ट जान लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। इसको बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। कितने दिन? 2 साल 11 महीने 18 दिन इसको बनने में लगे। टोटल 11 सेशंस हुए और टोटल 64 लाख रुपए कॉस्ट हुआ। आज के समय में 64 लाख और उस समय में 64 लाख भैया जमीन आसमान का अंतर हुआ करता था, ठीक है। तो 64 लाख रुपए का खर्च आया और ये हमारा लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। आप लोग को तो पता ही है, ये सारी चीजें तो आप सुनते आ रहे हो, है ना। उसके बाद हम जब बन के तैयार हुआ ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें 395 आर्टिकल्स यार हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, बहुत मजा आएगा आर्टिकल्स पढ़ने में। 22 पार्ट्स इसके और 8 स्केड्यूल्स रहे थे। कितने चीज थे भैया? 395 आर्टिकल और 22 पार्ट्स और जाकर के 8 गो शेड्यूल्स। लेकिन आज के समय में 450 आर्टिकल्स है, 25 पार्ट्स है और 12 स्केड्यूल्स है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ये बदलाव हुआ, इतना सारा अमेंडमेंट किया गया। अमेंडमेंट भी बहुत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ है। 103 अमेंडमेंट जो है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ है। कितना? 103 अमेंडमेंट हुआ है और अमेंडमेंट होता ही रहता है ना। कैसे होता है ये सब हम आगे चर्चा करेंगे। अच्छा जी, अब हम लोग थोड़ा सा नेचर समझते हैं हमारे यहाँ का। क्या समझते हैं भैया? नेचर समझते हैं। अब देखो, गवर्नमेंट जो है 2 तरीके की होती है। एक होती है यूनिटरी, जहां पर पावर केवल एक बंदे के पास रहेगा। यूनिटरी मतलब यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में केवल पावर एक बंदे के पास रहेगा, जो भी चीज करेगा डिसीजन वही अगला लेगा। और दूसरा होता है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें कि पावर्स जो है वो डिवाइडेड रहती हैं। क्या रहती हैं? पावर्स डिवाइडेड रहती हैं। तो अब तो 2 प्रकार के नेचर होते हैं गवर्नेंस के, एक तो यूनिटरी, दूसरा फेडरल। अब आप अपने से बताइए कि इंडिया कौन सा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है? बताइए, सोचिए। एक जगह यूनिटरी है और दूसरी जगह फेडरल है, जहां पर पावर्स डिवाइडेड है। तो आप लोग के फटक से मन में आएगा कि भैया हमारे यहाँ तो पावर डिवाइडेड है, फेडरल होगा। क्या होगा? फेडरल होगा भैया। तो यार एक सिंपल सी बात बताइए, ठीक है फेडरल तो है ही, लेकिन जब हमारे यहाँ नेशनल इमरजेंसी लगती है, जब भी हमारे यहाँ नेशनल इमरजेंसी लगती है तो पावर किसके पास चली जाती है? केवल और केवल सेंटर के पास चली जाती है। हमने कुछ नहीं कहा, हम आपसे बस इतना बता रहे हैं कि देखो कोई भी गवर्नमेंट का 2 फॉर्म होता है, एक तो यूनिटरी, एक तो फेडरल। यूनिटरी में पावर केवल एक बंदे के पास है और फेडरल में पावर्स डिवाइडेड होती हैं। तो हम आपसे क्वेश्चन किए कि बताइए इंडिया कौन से फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो आप तो बोलोगे फेडरल, क्योंकि हमारे यहाँ पावर्स डिवाइडेड है, इंडिया सेंटर में, स्टेट में। लेकिन भैया यहाँ पर बात आ जाती है कि नेशनल इमरजेंसी के समय पे पावर जो है वो किसके पास चली जाती है? केवल और केवल सेंट्रल के पास चली जाती है। तो इसलिए यहां पर कहा जाता है कि हमारा जो स्थिति है जो मोर फेडरल लेस यूनिटरी है। क्या है? मोर फेडरल लेस यूनिटरी है। और इस टर्म को हम क्या कहते हैं? क्वासी फेडरल।
क्या कहते हैं, क्वासी फेडरल कहते हैं। ये सारी चीजें आप जरूर ध्यान में रखिएगा। फटाफट से देखिए, नेचर दो प्रकार का, यूनिटरी केवल एक बंदे के पास पावर है, फेडरल पावर्स डिवाइडेड है। सिंपली ये तो फेडरल है, सिंपली ये तो हमारा फेडरल है, लेकिन इमरजेंसी के दौरान पे पावर सेंटर के पास चली जाती है। इसको हम लोग कहते हैं मोर फेडरल लेस यूनिटरी, और इसको क्या कहते हैं, क्वासी फेडरल नाम याद करते हैं। टर्म्स है, दिमाग में ध्यान रखिएगा, आगे सब चर्चा होगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो यहां तक तो आप फैक्ट समझ लिए, चर्चा समझ लिए, कहानी समझ लिए, पता चल गया ना मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कितना प्यारा सा कहानी है। अब चर्चा करते हैं भैया डिफरेंट आइडियाज फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। हम सुनते आए हैं बचपन से कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन है। हमारे यहाँ आइडियाज जो है ना वो अलग अलग कंट्री से लिए गए हैं, सुनते आए हैं। आप भी सुना तो होगा ही भैया, छोटे क्लास में अक्सर सुनते आ रहे हैं। तो वही फटाफट से देख लेते हैं कि कौन कौन से आइडियाज जो हैं कहाँ से लिए गए हैं। अगर आप पॉलिटी में, पॉलिटिकल साइंस में मजा चाहते हैं ना, तो भैया सब्जेक्ट तो बहुत कमाल का है यार, इसके बिना कौन जिए आज के समय में। बहुत कमाल का सब्जेक्ट है, इसके बारे में हम आगे बहुत डीप में चर्चा करेंगे, एक एक चीज पे करेंगे, टेंशन मत लीजिएगा, हमारा आपका सफर है बहुत लंबा, ठीक है। चलिए तो देखते हैं ये सारी चर्चा कि हमारे यहाँ जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो कुछ लोगों को भेज दिया गया था कि जाइए घूमिए पूरा दुनिया और देखिए कि किसके यहाँ कौन कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है, और छांट छांट के चुन चुन के एक एक चीज ऐसा लेके आइएगा जिसका मस्त मस्त मजा होगा, मस्त मस्त उसका ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर कुछ चीजें जो हैं, ऐसे तो बहुत चीजें हैं, लेकिन कुछ चीजें यहाँ पर आपको बता दिया जाता है कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीजें हम लोग अडॉप्ट करते हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, हमारे यहाँ जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इस चीज को कहाँ से अडॉप्ट किया गया है, ब्रिटेन से भैया। लॉ बाय लॉ वाला सिस्टम है ना, रूल बाय लॉ वाला सिस्टम, और जो सिंगल सिटीजनशिप वाली मान्यता है, जो आइडिया है, इसको हम लोग कहाँ से लेकर के आए हैं, ब्रिटेन से लेकर के आए हैं। दूसरा पे चलते हैं अमेरिका। अमेरिका से हम लोग फेडरल स्ट्रक्चर लाए हैं भैया, पावर डिवाइडेड रहनी चाहिए, सेपरेशन ऑफ पावर लाए हैं, फंडामेंटल राइट लाए हैं। यार मार्कर नहीं चल रहा है, ब्लू वाला मार्कर ले लेते हैं, है ना। और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, की हमारे यहाँ जुडिशरी भैया एक इंडिपेंडेंस रहती है, कोई उसको पूछने वाला, उंगली करने वाला नहीं है। उसके बाद हम लोग फ्रांस पे चले तो लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी हम यहाँ से लेकर के आए हैं। अब अगला आता है भैया डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इरेज से लिया गया है। इसमें बेसिकली डीपीएसपी की चर्चा होती है, जो वो सारी चीजें इसमें लिखी जाती हैं एक तरीके से जो गवर्नमेंट चाहे तो अप्लाई करेगी। ये सारी चीजें हम आगे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो डीपीएसपी कहां से लाया गया, यहां से लेकर के आया है। साउथ अफ्रीका से भैया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की हम जो अमेंडमेंट कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, साउथ अफ्रीका से। जर्मनी से भैया इमरजेंसी वाला सीन, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से भैया कॉन्करेंट लिस्ट वाला सीन। रसियन से भैया फंडामेंटल ड्यूटीज, और सोवियत से 5 साल का प्लान कि हमारे यहाँ 5 साल तक गवर्नमेंट चलेगी, 5 साल तक गवर्नमेंट चलेगी। तो ये थी कहानी आपका कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ के बारे में। ये सारी चीज़ें लिखते गए हैं, बहुत बढ़िया काम किए हैं। नोट्स हमारा ब्रह्मास्त्र होता है यार, तब तो आप मजा ही आ जाए अगर आप लिखते हुए चलेंगे। नहीं लिखते हुए चले हैं, पॉज वॉज करके लिख लीजिएगा, हल्का से देखिए हम हट जाते हैं, पॉज करके सारा डिटेल लिख लीजिएगा, बहुत काम देगा भैया, बहुत काम देगा आगे चल करके। तो बस हमारा पॉलिटिकल साइंस का सबसे पहला चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ की पूरी चर्चा यहाँ पर खत्म होती है। नोट्स जरूर बनाइएगा, मिलते रहेंगे आपसे भैया सारे चैप्टर्स में। आपको तो पता ये सब होगा, हाँ हल्का सा धीरे धीरे चल रहा है, वो भी अपने पटरी पे आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए भैया। होता है यार, गड़बड़ा जाता है कभी कभार, एक आध दिन इधर उधर डिले उले हो जाता है, तो पैनिक मत होया करिए, सब करवाएंगे। चलिए तो बस आज के वीडियो में इतना ही। यहाँ पर हमारा पहला चैप्टर खत्म होता है, ये था सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट तो आप जानते ही हैं। तो बस खत्म करते हैं, याद रखिएगा दम लगा करके मेहनत करनी है, हमें भी और आपको भी। हमें एक दूसरे का मदद करके अपनी मंजिल की ओर बढ़ना है। बस पढ़ते रहिए, मजा है एकदम। मिलेंगे आपसे अगले वीडियोज में, अगले चैप्टर में, तब तक के लिए पढ़िए, बाय बाय, नमस्कार।